इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसओएल के असाइनमेंट्स की। तो एसओएल अगर आप लोग बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। सब्जेक्ट का नाम है आपके पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया और इसका कोड नंबर है 123-21202। तो ये असाइनमेंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले। हिंदी मीडियम का ये असाइनमेंट होगा आपका। और इससे पहले मैं ऑलरेडी एक असाइनमेंट बना चुका हूँ आपका पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट। तो उसका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का असाइनमेंट आपको तैयार मिलेगा। तो काफ़ी सारे असाइनमेंट मैं बना चुका हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया और इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो हम लोग इसका सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे, What has been the impact of party system fragmentation on Indian politics after 1989? हिंदी में क्वेश्चन है 1989 के बाद भारतीय राजनीति पर दलीय व्यवस्था के विखंडन का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका परिचय लिखेंगे हम लोग कि 1989 के बाद भारत की जो राजनीति थी उसमें क्या प्रभाव पड़ा। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत सारी फ्रेगमेंटेशन हो गया था, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का विघटन हो गया था, विखंडन हो गया था। तो उसके बाद भारतीय राजनीति पे क्या फ़र्क पड़ा। तो उसका पहले परिचय हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि 1989 का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था भारत की राजनीति के इतिहास से, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां थी, उनके वो अलग अलग भागों में बढ़ चुकी थी जिससे कि भारत की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक्स और वीडियोस मिलेंगी। क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हैं चाहे आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आपको मेरे चैनल पर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोस मिल जाएगी जिसमें आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने को मिल सकता है आपको। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम लोग बात करेंगे इसकी। तो उसका इम्पैक्ट क्या निकल के आया। सबसे पहले था विपक्षी दलों का उदय। तो जैसे ही 1989 के बाद बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का विघटन हुआ, उसके बाद अलग अलग छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी। कुछ क्षेत्रीय पार्टी बनी, उसमें से कुछ केंद्रीय पार्टियाँ भी बनी। तो राष्ट्रीय पार्टी भी थी, कुछ क्षेत्रीय पार्टी भी थी। तो जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ टूटी, जैसे कांग्रेस हो गई, चाहे वो जनता पार्टी हो गई, तो उसमें से बहुत सारे अलग अलग छोटी छोटी पार्टीज़ निकल कर आईं। तो ये है विपक्षी दलों का उदय। और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ आगे चल के भारतीय राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इसके बाद बात करेंगे गठबंधन की राजनीति का युग। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट था राजनीतिक पार्टियों के विघटन का, क्योंकि जैसे ही पार्टीज़ ब्रेक हुई, अलग अलग पार्ट्स में बटी, उसके बाद किसी भी एक पार्टी को 1989 से बहुमत हासिल करना बहुत मुश्किल हो चुका था, जिसके बाद छोटी छोटी पार्टीज़ में बढ़ चुके थे। तो होता ये था, यहाँ से गठबंधन की राजनीति का युग शुरू हुआ, क्योंकि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, एक सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता था तो ऐसे केस में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ आपस में मिलकर गठबंधन की सरकार बनाकर तैयार करती थी। और ये गठबंधन की सरकार ही भारतीय राजनीति को डोमिनेट कर रही थी। गठबंधन की सरकार से ही भारत की राजनीति चल रही थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग इमर्ज होकर आई तो पावर भी शेयर होने को मिली। हमने पहले क्या होता था कि मेजरली एक ही पॉलिटिकल पार्टी राज्य में भी है और वही पार्टी केंद्र में भी है, लेकिन अब क्या था, सत्ता का बंटवारा होना शुरू हो चुका था। मतलब जरूरी नहीं था कि जो पार्टी केंद्र में है वही हर राज्यों में भी जीतेगी। तो सत्ता का बंटवारा इस तरीके से शुरू हुआ, केंद्र में अलग पार्टी हुआ करती थी और राज्य के लेवल पर अलग अलग पार्टीज जीता करती थी चुनाव को। अगला इम्पैक्ट था उसका क्षेत्रीय दलों का मजबूत करना। तो जितनी भी रीजनल पार्टीज थी, जितने भी क्षेत्रीय दल थे, अब वो भी उभर कर आ रहे थे, वो भी बहुत मजबूत हो रहे थे। क्योंकि अब क्या था, किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत तो मिल नहीं रहा था, इससे फ़ायदा छोटी छोटी पार्टीज़ को हो रहा था। तो छोटी छोटी पार्टीज़, क्षेत्रीय दल अपने अपने रीजन्स के अंदर उभर के आए और वो इतने मजबूत थे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स भी हैं, टीडीपी पार्टी हो गई, टीएमसी पार्टी हो गई, साउथ इंडिया की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पीडीपी पार्टीज़ है। तो बहुत सारी ऐसी राजनीतिक दल निकल कर आए जो कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत मजबूत थे। और इससे हुआ क्या, जो छोटे छोटे जो दल थे उनको भी इम्पोर्टेंस, उनको भी अहमियत मिलना भारतीय राजनीति के अंदर शुरू हो गई। तो ये पहला टॉपिक था हमारा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो इस टॉपिक का, इस असाइनमेंट का हमारा अगला क्वेश्चन है
धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं और भारत में धर्मनिरपेक्षता पर विमर्शों की विवेचना कीजिए। तो इसमें है क्या, आपको सेकुलरिज्म क्या होता है वो पहले तो आपको बताना है इंडिया के अंदर, और उसके बाद इंडिया के अंदर कैसी डिबेट चलती है सेकुलरिज्म को लेकर, भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता कैसे काम करती है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय लिखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है, ये इंपॉर्टेंट है उसका परिचय लिखना। तो परिचय लिखने के बाद हम लोग बात करेंगे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ। तो थोड़ा सा अगर आपको बता, धर्मनिरपेक्षता का मतलब बहुत सिंपल है, सभी धर्मों को समान तरीके से देखना। सरकार और राज्य किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती। इसका इतिहास बहुत पुराना है, 1905 से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि भारत बहुत सारे अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ देश है, बना हुआ देश है। तो अंग्रेज़ों ने इसी में 1905 के तहत पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, फूट डालो राज करो की जो राजनीति थी वो अंग्रेज़ों ने शुरुआत की। तो काफ़ी पुराना है भारत में धर्मनिरपेक्षता का इतिहास। उसके बाद बात करते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दर्शन। तो फिलॉसफी की बात होगी कि इंडियन जो हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो वेस्टर्न जो कि पश्चिमी देश हैं उनके धर्मनिरपेक्षता से किस तरीके से अलग है। तो हम लोग फिलॉसफी भी समझाएंगे उसकी, और बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत के लिहाज से। तो क्योंकि भारत बहुत सारे अलग अलग धर्मों से मिलकर बना है, इसलिए भारत की जो फिलॉसफी है वो सर्वधर्म संभव है, जिसके अंदर भारत जो है सभी धर्मों को समान तरीके से मानता है। इसकी नीति को मानते हुए भारत की धर्मनिरपेक्षता बनाई गई। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी। इसको करने के बाद हम लोग अगला टॉपिक इसमें करेंगे, धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा। तो धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा क्या क्या है भारत का, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के ऊपर कुछ छोटे छोटे खतरे हैं, जैसे कि कई बार सांप्रदायिक हिंसा हो जाती है, तो वो भी सेकुलरिज्म के ऊपर एक हमला है, एक खतरा है, बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए। और राजनीति के अंदर धर्म का इस्तेमाल करना, जाति का इस्तेमाल करना, सांप्रदायिक दंगे होना, ये कुछ चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, खतरे हैं जो कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। तो उसके अलावा आपको बता देता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी जो हमारा फोकस है वो सिर्फ इस बात पे है कि आपको असाइनमेंट के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराना। अब बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की, धर्मनिरपेक्षता पर बहस। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। धर्मनिरपेक्षता पर बहस का इम्पॉर्टेंट कैसे है कि अब क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि आज के टाइम पर इंडियन सेकुलरिज्म के ऊपर अच्छी खासी बहस होती है, और अब से नहीं हो रही है, इसका इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। जब देश का संविधान बना तब भी हमारे जो संविधान निर्माता थे उनमें भी बहुत सारे आपस में उनके विरोधाभास चीज़ें थी, बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स थे, विचारों की लड़ाइयाँ थी उनमें, किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू था, किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू था। तो इसके ऊपर धर्मनिरपेक्षता की जो बहस है वो काफ़ी पुराना कंसेप्ट है। चाहे वो नेहरू हो गए, चाहे वो पटेल हो गए, या वो भीमराव अम्बेडकर हो गए, तो सबका अपना अपना नज़रिया था। तो काफ़ी ज़्यादा बहस चलती हुई आ रही है भारतीय धर्मनिरपेक्षता के ऊपर। और क्योंकि इंडियन जो सेकुलरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो बहुत सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है, इस पर बहस होना भी बिल्कुल लाजमी है। और आज के टाइम पर भी ये बहस कंटिन्यू है, चाहे नेहरू सरकार से लेकर मोदी सरकार तक, हमेशा, चाहे इंदिरा गांधी सरकार हो जिन्होंने सेकुलर शब्द को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और प्रियम्बल के अंदर जोड़ा, चाहे नरेंद्र मोदी सरकार हो, तो सभी सरकारों में जो धर्मनिरपेक्षता की जो बहस है वो लगातार जारी है, इसका एंड नहीं हुआ है। क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और इशू है, जो कि क्योंकि मैंने बताया भारत में बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, डिस्प्यूट्स होना बिल्कुल लाजमी है, इसलिए भारत के धर्मनिरपेक्षता के ऊपर अक्सर बहस होती रहती है। तो ये सारा हमारा टॉपिक है असाइनमेंट्स का। अगर आपको ये आपके असाइनमेंट के रिगार्डिंगली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी लोग अपने असाइनमेंट्स को पूरा कर लें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।